क्या बांग्लादेश में 20 जनवरी के बाद सत्ता का समीकरण बदलने वाला है? क्या फिर से एक बार बांग्लादेश में तख्ता पलट होने वाला है? क्या तानाशाह की राह पर चल पड़े मोहम्मद यूनुस को अब कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? इन सवालों की चर्चा दरअसल तब शुरू हुई जब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया इलाज के लिए लंदन गई और 7 साल बाद अपने बेटे तारिक रहमान से मिली। बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने अपने बेटे तारिक को बांग्लादेश के हालात के बारे में बताया। दोनों के बीच बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा भी हुई है। दरअसल बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बीएनपी को उम्मीद थी कि बांग्लादेश की बागडोर खालिदा जिया या उनके बेटे तारिक रहमान के हाथों में आ जाएगी, लेकिन खालिदा के अरमान धरे के धरे तब रह गए जब मोहम्मद यूनुस ने मुख्य सलाहकार के रूप में बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा कर लिया, अपने हाथ में सारी सत्ता ले ली। और अब यूनुस चुनाव कराने में लगातार बहानेबाजी कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं। जब यूनुस को बांग्लादेश की कमान सौंपी गई थी तो उन्होंने वादा किया था कि 3 महीने के अंदर बांग्लादेश में वो चुनाव करा देंगे। इसके बाद पिछले साल दिसंबर में उन्होंने 2025 के आखिर में या फिर 2026 की पहली छमाही में चुनाव कराने का ऐलान किया। इस लिहाज से भी खालिदा जिया के लंदन रवानगी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अब बताया यह जा रहा है कि लंदन में खालिदा जिया अपने बेटे के साथ मिलकर कोई नया प्लान तैयार कर रही हैं। और इस बीच सूत्रों के हवाले से जो स्ट्रॉन्ग खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि मोहम्मद यूनुस को हटाने के लिए खालिदा जिया अब शेख हसीना के साथ हाथ मिला सकती है। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तैयार कर सकती है। अगर शेख हसीना और खालिदा जिया एकजुट होकर आंदोलन करती है तो बांग्लादेश में एक बार फिर से इतिहास दोहराने की तैयारी हो सकती है, क्योंकि 1990 में दोनों ने मोहम्मद इरशाद के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन किया था और दोनों ने मिलकर इरशाद को सत्ता से बेदखल कर दिया था। आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे इरशाद को 6 दिसंबर 1990 को इस्तीफा देना पड़ा था। दरअसल 1982 में जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने सैन्य तख्ता पलट के जरिए बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा जमा लिया था, खुद को बांग्लादेश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। इरशाद का शासन मानवाधिकारों के हनन और लोकतंत्र के दमन के लिए बदनाम रहा है, जिसके खिलाफ खालिदा जिया और शेख हसीना ने मिलकर आंदोलन किया और फिर इरशाद को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। तो क्या अब जब बांग्लादेश में 90 के दशक वाले हालात ही बनते हुए दिख रहे हैं, तब का यूनुस को सत्ता से हटाने के लिए खालिदा जिया और शेख हसीना एक बार फिर से साथ आ सकती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हैं। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरे साथ एम्बेसडर सुरेश गोयल, फॉर्मर डिप्लोमेट, इस वक्त साथ में हैं। गोयल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। और मेरे साथ शोएब चौधरी, जो कि टैब्लॉइड ब्लिट्स के एडिटर हैं, ढाका बांग्लादेश से, इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। शोएब जी, आप चूंकि बांग्लादेश में हैं तो पहला सवाल मेरा आपसे ही है, क्या इस तरह की परिस्थिति बन सकती है कि खालिदा जिया और शेख हसीना एक साथ आ जाएं? क्या इतिहास खुद को 90 वाला दोहरा सकता है? क्योंकि जो सिचुएशन है बांग्लादेश में वो बिल्कुल अच्छी नहीं है और आप तो वहां के रहने वाले हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और आप लगातार आवाज भी उठाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई जी। देखिए, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, जनवरी की 9 तारीख, कल ही खालिदा जिया देश छोड़ के लंदन चले गए और जो बाइडेन ने एक एम्बेसडर को नॉमिनेट किया था बांग्लादेश के लिए, डेविड स्लेटन मियल, इसको उनके ही डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेट ने रिजेक्ट कर दी। और आज अचानक खबर आए कि ये बाइडेन ने स्टेसी एंड जैकबसन को, जो बहुत ही एक खतरनाक फिगर है, इसको बांग्लादेश में अस्थायी राष्ट्रदूत के दायित्व देके भेज रहे हैं। वो सैटरडे को ढाका आएगा। और ये स्टेसी एंड जैकबसन, ये जो आ रहे हैं, इसको पहले इसको इराक के एम्बेसडर के लिए नॉमिनेट किया था डेमोक्रेटिक पार्टी ने, और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सीनेट है इन्होंने इसको 1 साल तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी। अभी आप जो बात कर रहे थे कि खालिदा जिया और शेख हसीना मिलके यूनुस के खिलाफ कोई मूवमेंट करेगा कि नहीं, मेरे को ये नहीं लगता है ऐसे। इसके लिए कारण ये है कि अभी आज 9 तारीख है, 20 तारीख ये यूनुस की आखिरी दिन है, और अभी ये जो स्टेसी एंड जैकबसन को भेज रहा है, ये स्टेसी एंड जैकबसन ये हिलारी क्लिंटन की बहुत करीब के लोग हैं और इसको भेज रहे हैं। हमारे को लगता है कि ये रेस्क्यू मिशन है। इसके लिए रेस्क्यू मिशन कि यूनुस अभी भागेगा तो भारत की जो आकाश सीमा है ये लंघन करके तो नहीं जाएगा ना, नहीं जा सकेगा भारत। लेकिन शोएब भाई अब यूनुस किससे भागेंगे?
भाई दो उनके बड़े प्रतिद्वंदी थे, शेख हसीना वो तो भाग चुकी हैं देश छोड़ के, ऑलरेडी यहाँ पर हिंदुस्तान में रह रही हैं, और खालिदा जिया अभी चली गई हैं, कहा ये जा रहा इलाज कराने गई हैं, लेकिन और भी बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो यूनुस को फिर खतरा किससे है? वो तो अब तानाशाही वाली बात हो जाएगी यूनुस के लिए। नहीं, यूनुस के सबसे बड़ा खतरा है कि यूनुस ने ये भारत के साथ जो दुश्मनी की, और नरेंद्र मोदी जी तो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब के दोस्त है, और डोनाल्ड ट्रंप अभी तो एक्शन लेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ा दुश्मन है यूनुस। कि 2016 साल में ये यूनुस ने ट्रंप को हराने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च की, और इसी पिछले 4 साल भी इन्होंने ये ट्रंप को जेल भेजने के लिए जो डेमोक्रेटिक पार्टी और बाइडेन, ओबामा, क्लिंटन की जो कोशिश थे, और सोरोस की, उसमें भी पैसे डाली। अभी ट्रंप आएगा तो यूनुस के ऊपर जरूर सैंक्शन आएगा। मैं पहले भी आपके वो प्रोग्राम में कहा कि यूनुस के ऊपर सैंक्शन आने वाला है, और सैंक्शन आ जाएगा, बहुत ही जल्दी आ जाएगा। मैंने अभी एक बात कह सकता हूँ आपको कि यूनुस की जो सोकल सरकार है, ये क्लिनिकली डेड है, और इसके जो अभी लाइफ सपोर्ट मास्क ये कौन खोलेगा, बाइडेन या ट्रंप, यही एक सवाल है। सो मेरे को लगता है कि यूनुस ने जो यहाँ बहुत सारे मैच कर दी, जिहादियों को एम्पावर किया, और अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के जो रिवार्ड घोषित हुआ, एक बंदा जिसके ऊपर $5 मिलियन का रिवार्ड है, सैयद जियाउल हक, ये अंसार अल इस्लाम के लीडर हैं, और जिसने अमेरिकन सिटीजन को खून किया। सो इसका अभी यूनुस इसके पूरे साजा रिहा करके इसको बांग्लादेश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक कागज बाहर आ गए तो अगर आप कोई अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की जो रिवार्ड घोषित हुआ कोई किसी को ले आने चाहते हैं बांग्लादेश में, ये डायरेक्टली अ वॉर अगेंस्ट अमेरिका। सो ये जो काम अभी यूनुस ने की, इसके लिए बाइडेन भी फंसेगा कि बाइडेन के लोग है ये यूनुस। सो अभी सियासियन जो कस्टम आ रहे हैं यूनुस को रेस्क्यू करने के लिए, खालिदा जिया और शेख हसीना मिलके जो मूवमेंट करके उसको हटाने की जो आप बात की रोहित भाई, इसका अभी कोई ऐसा कोई सिचुएशन है नहीं। और यूनुस ने ही 4 दिन आगे बांग्लादेश की एक सबसे बड़ा पत्रिका को कह दी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो पोस्ट में उसको डाला गया, उसने कहा उसके लिए उसके कुछ भी एक्सपीरियंस है नहीं, एकदम एक्सपीरियंस है नहीं। सो वो पूरा हाथ उठा के सरेंडर कर लिया कि हमारे। ठीक है, मैं सुरेश गोयल जी के पास चल रहा हूं। सुरेश सर, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस वक्त, क्या सिचुएशन है मोहम्मद यूनुस के लिए? जी देखिए, मैं अटकलें नहीं लगा सकता हूं इस मामले में, क्योंकि काफी तेजी से नैरेटिव बदल रहे हैं, काफी तेजी से हालात बदल रहे हैं। इससे पहले जब खालिदा जिया के लंदन जाने से पहले बात कुछ और थी, अभी बात कुछ और चल रही है। जो मैं अपना कहूँगा वो मेरा असेसमेंट है। हालात की जो फैक्ट्स है, जो हो रहा है उसके बारे में चौधरी साहब ज़्यादा जानते होंगे, मैं नहीं कह पाऊंगा। लेकिन बहरहाल बात यह है कि इस समय जब मोहम्मद यूनुस वहाँ पर आए थे एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो ये सबको मालूम था कि उनकी जो क्लोजनेस है वो हिलरी क्लिंटन से थी, और डेमोक्रेटिक जो पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे बाइडेन साहब, वो उन्होंने एक तरह से वो भी उन्होंने पहले शेख हसीना के ऊपर काफी इल्जाम लगाए थे। तो सरकार को बदलने में काफी ये कहा गया था कि जो यूएस गवर्नमेंट है उनका काफी हाथ रहा है सरकार को बदलने में। अगर ये बात सही है कि सरकार को बदलने में उनका हाथ रहा है, तो यूनुस साहब जब आए वो भी उनके अपने कैंडिडेट रहे, वहां पर आए। लेकिन दिक्कत ये है कि यूनुस साहब हालांकि सीईओ बने वहां पर, लेकिन सरकार के मामले में उनका इतना असर नहीं है जितना कि सोचा जाए कि वो असरदारी साबित होंगे। अगर देखा जाए तो जमात इस्लामी जो रूग एलिमेंट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि वायलेंस में, और ये जमात इस्लामी से फर्क है, वो काफी हार्ड लाइनर हैं और काफी कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर जो है एक इस्लामिक, चाहे उसको आप कैलिफेट कहिए या जो भी है, वो वहां पर एस्टैब्लिश हो। वो अलग लोग हैं, जमात इस्लामी काफी पहले से चली आ रही है। तो अगर देखा जाए तो यूनुस को भी अगर मैं कह रहा हूँ अगर ये बात में जब ट्रंप के आने के बाद में और खालिदा जिया वहां पर जाती हैं, तो उनको भी बांग्लादेश में एक तरह से काफी बड़ी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ सकता है,
और वो जो अपोजिशन होगी वो अपोजिशन ये नहीं है कि खालिदा जिया की तरफ से या कहीं और से हो। जो जमात इस्लामी है जो कि उनके साथ में थे वो भी उनके खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि अच्छा, क्या उनको क्या सर खालिदा जिया को मोहम्मद मैं यूनुस अगर से एक खतरा चीज है? जी खालिदा जी जिया आप को क्या बात मोहम्मद यूनुस के होने से खतरा है? क्योंकि पहले तो दिख रहा था कि एक हैं, लेकिन जी बीच में कुछ तल्खियां काफी दिखी हैं बीच में। अगर आप पॉलिटिकल खतरे की बात करते हैं तो खतरा है, जी। क्योंकि खालिदा जिया ने सोचा ये था कि मोहम्मद यूनुस के आने के बाद से एक इलेक्शन होंगे और उनकी पार्टी इलेक्शन लड़ने में मदद करेगी, और वहां पर वो शेख हसीना की पार्टी को हरा करके जो या जो बाकी पार्टी हैं उनको हराने के बाद में, लेकिन देखा जाए तो अवामी लीग ही मेन उनके लिए पार्टी का ऑपोजिशन रहता, तो कि उनको हरा के वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी वो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूनुस साहब को भी खतरा है इस टाइम पर। उनको खतरा हो सकता है कि अगर जमात इस्लामी और जो बाकी हार्डलाइन कैंडिडेट्स हैं, अगर वो देखते हैं कि यूनुस डिलीवर नहीं कर रहे हैं और उनको यूएस से मदद बंद हो गई है, तो उसके अलावा ऑप्शन क्या बचेंगे उनके पास। तो इसीलिए सिचुएशन अभी काफी फ्लूइड है, काफी बदल रही है, तेजी से बदल रही है। ये देखना होगा क्या होगा। एक आखिरी चीज जो आपने कहा जी। कि बीएनपी का और अवामी लीग का साथ हो सकता है या नहीं हो सकता है, देखिए पॉलिटिकल समीकरण है ये बनते रहते हैं, बदलते रहते हैं। देखेंगे कि किसका साथ किसको मिलने से फायदा होगा, लेकिन बहरहाल बात इस टाइम पर यह है कि मोहम्मद यूनुस हैज नॉट बीन एबल टू डिलीवर। जो उनसे उम्मीद थी कि वो करेंगे वो नहीं हो पा रहा है। बांग्लादेश की सिचुएशन बद से बदतर हो रही है, तो उसके बाद देखिए क्या होता है। जी ठीक है, मैं शोएब साहब आपके पास आ रहा हूँ। शोएब साहब, आपने फिर अपनी बात वहीं से शुरू की कि 20 तारीख के बाद मोहम्मद यूनुस रहेंगे नहीं देश में, मोहम्मद यूनुस चले जाएंगे। आप लगातार पिछले काफ़ी वक्त से इस बात का दावा कर रहे हैं। इस दावे के पीछे वजह क्या है? देखिए रोहित भाई, मैं आपको और सम्मानित अब्बासर गोल साहब को कहना चाहता हूँ कि यूनुस ने अभी जो उनके आखिरी वक्त है, सब 4-5 दिन आगे पहले इन्होंने हमारे जो डीजीएफआई एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, एक काउंटर टेररिज्म ब्यूरो की सारे ऑफिसर्स को और फॉर्मर डीजीज को अरेस्ट वारंट इशू कर दी। और ऐसे कोई र्यूमर है कि इनको अरेस्ट करने के बाद जेल में इसको किल कर देगा। सो यूनुस ने बांग्लादेश में जो एंटी टेररिज्म जो एस्टेब्लिशमेंट एंड इंस्टीट्यूशन है सबको बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि वो जिहादियों को और इस्लामिस्ट को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यूनुस के क्यों जाने की नहीं, वक्त लेकिन आ गई, लेकिन मैं यही क्यों कहते हैं ना कि भाई मोहम्मद यूनुस तो कठपुतली हैं। ठीक है, यूनुस चले जाएंगे तो नई कठपुतली को बिठा देगा जमात इस्लामी वहां पर, फिर वो भी ऐसी काम देखिए करेगा। तो यूनुस के जाने से फर्क क्या पड़ेगा? यूनुस कठपुतली है डेमोक्रेटिक पार्टी का, यूनाइटेड स्टेट्स का नहीं। ये कठपुतली है ओबामा का, क्लिंटन का, सोरोस का। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है, ही इज ए नेशनलिस्ट, पहली बात है। और डोनाल्ड ट्रंप को अभी देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप की जो शपथ ग्रहण है 20 तारीख, 18 तारीख भी ये डेमोक्रेट कोशिश कर रहा है कि कोर्ट को, न्यूयॉर्क कोर्ट में हैरस करने के लिए, हैरान करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को। सो डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो 180 डिग्री घूम जाएगा अमेरिका की पॉलिसी। और उस पॉलिसी में डोनाल्ड ट्रंप का, आप याद रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी दोस्त, गहरी करीब की दोस्त है नरेंद्र मोदी जी। एंड फॉर डोनाल्ड ट्रंप ये इंडो पैसिफिक एंड ये रीजन की जो स्ट्रेटेजी है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप के लिए इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को छोड़ के यूनुस या किसी को भी अपनाएगा नहीं, इस नंबर 1। नंबर 2, यूनुस क्या कर रहा है? ये जिहादियों का एम्पायर कर रहा है, ये पाकिस्तान को एम्पावर कर रहा है। पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क, आतंकवादी मुल्क, सो पाकिस्तान को एम्पायर कर रहा है। अभी ये तो बाइडेन की फेल्ड पॉलिसी है, और बाइडेन को खुद को महसूस हो गया कि उसकी जो फेल्ड पॉलिसी बांग्लादेश में है, ये जो तख्ता पलट आप कहते हैं, हम उनको कहते हैं, ये फेल्ड हो गया। जैसे कि बाइडेन का पॉलिसी, अमेरिका का पॉलिसी अफगानिस्तान में फेल हुआ, अभी बांग्लादेश में फेल हो गया। अभी बाइडेन के लिए, सोरोस के लिए और सारे सो कॉल्ड डीप स्टेट के लिए ये मोहम्मद यूनुस बन गए हैवी कार्गो। सो ये हैवी कार्गो को अगर बांग्लादेश में रखेगा तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे, सैंक्शन देंगे, वगैरह देंगे, उसमें ये बाइडेन भी गिरेगा। और आपको याद रखना है, सबको याद रखना है कि ये यूनुस तो बिजनेस पार्टनर है हिलारी क्लिंटन, बिल क्लिंटन का भी। सो यहाँ जो बिजनेस में जो इन्वेस्टिगेशन होगा, बहुत सारे चीज आ जाएगा, यू नो।
सो इसके लिए अभी यूनुस बहुत भारी एक क्या कहते हैं कार्गो है ये बाइडेन के लिए और डीप स्टेट के लिए, और इसको हटाना इनके लिए अभी प्रायोरिटी हो गया। और उसी के लिए ये जो हम एक बात कहेंगे, ऑनरेबल राष्ट्रदूत गोयल साहब भी कहेंगे कि जो खून करता है वो कहते हैं एक लॉन्ड्री क्लीनिंग सर्विस। सो ये स्टैसी का मिशन है, रेस्क्यू मिशन। अभी भारत को मना के, नरेंद्र मोदी जी को मना के इसको भगा देगा उसको कोई एग्जिट पॉइंट, नहीं तो ये स्टैसी एंड जैकबसन आके एक ऐसा सिचुएशन पैदा करेगा कि बांग्लादेश की जो आर्मी है और रोहिंग्या टेररिस्ट है इसको अराकान आर्मी के साथ लगा देगा, एक नया वॉर फ्रंट। भारत के साथ कोई वार, ये कोई नो वन कैन अफोर्ड, बट दे कैन अफोर्ड अ वॉर विद अराकान आर्मी। एक सिचुएशन क्रिएट करके आर्मी पावर ले लेगा और लेने के बाद यूनुस भागेगा। ये यूनुस की जो हुकूमत आप कहेंगे या कुछ भी कहिए, इट इज अ सिंकिंग टाइटैनिक। ठीक है, एंड 20 तारीख के बाद यूनुस के कोई वक्त है नहीं। ठीक है। सुरेश गोयल जी, क्या जो बांग्लादेश है वो भी अब पाकिस्तान मॉडल की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है? जैसे कि पाकिस्तान में कहते हैं कि सामने जो है वो कठपुतली है, सेना पीछे से सब कुछ चलाती है, जो लगाम है वो सेना के हाथ में रहती है। क्या यहां पर भी ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है? मैं जो जहां तक मैं देख रहा हूँ, मेरे ख्याल में मोहम्मद यूनुस साहब ने काफी कोशिश करी कि सेना के साथ दे, उनके हाथ में रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। जहां तक मैं देख रहा हूँ, बांग्लादेश की जो गार्ड्स हैं, जो सेना है, उनका अपना एजेंडा अलग है। वो अब जो करते हैं, झगड़े होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो मोहम्मद यूनुस के साथ में मेरे को नहीं दिख रही है कि उनका एजेंडा फॉलो करेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि जो पाकिस्तान का मॉडल हम बांग्लादेश की बात कर सकते। देखिए, मैं एक दो चीज कहूंगा जी। एक तो बांग्लादेश को हम जो इस्लामिक एलिमेंट है, बहुत छोटा एलिमेंट है वहां पर, जो हार्ड लाइनर है, जमात इस्लामी जो हार्ड लाइनर है, जो स्टूडेंट विंग है, यंग जो लोग हैं, बहुत छोटे, काफी कम तबका है वो। ये पाकिस्तान में वो काफी ग्रो कर चुका है, अफगानिस्तान की वजह से समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए। पाकिस्तान में एक्चुअली जो इस्लामाइजेशन शुरू हुआ, वो शुरू हुआ जियाउर रहमान के टाइम पर, परवेज मुशर्रफ साहब ने बढ़ाया, तो वहां पर काफी हद तक इस्लामाइजेशन हो चुका है। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में पहले से कहता रहा हूं कि बांग्लादेश की जो कल्चर है, सिविलाइजेशन है, वो बंगाली है। लैंग्वेज समझ लीजिए, मैं पहले भी कहा था कि दुर्गा पूजा होती है, काजी नजरुल है, उनकी जो गीती है वो चलती है वहां पर। तो कल्चर सिविलाइजेशन वो रिलीजन के ऊपर नहीं है, वो बंगाली नेशनलिज्म है जो वहां पर होता है। तो उस बंगाली नेशनलिज्म चलते हुए मुझको नहीं लगता कि आर्मी कंट्रोल कर पाएगी, या मैंने पहले भी कहा जैसे कि यूनुस साहब जो सोचे कि आर्मी की मदद से कब्जा कर लेंगे, वो नहीं हो पाएगी। तो मैं नहीं समझता हूं कि बांग्लादेश का हाल पाकिस्तान जैसा होगा, लेकिन मैं ये जरूर सोच सकता हूं कि अगर हालात नहीं सुधरे या चलते रहे ऐसे ही, तो बांग्लादेश में एक तरह से जो केओस है, एनार्की है, वो बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जो यंग लोग हैं जो कि एक कैलिफेट स्टैब्लिश करना चाहते हैं, अगर वो आगे वो पीछे नहीं हटे तो दिक्कत हो जाएगी। उम्मीद खाली यही है कि जैसे जैसे टाइम निकलेगा और मोहम्मद यूनुस पीछे हटेंगे, तो ये जो तबका है छोटा सा, जो यंग लोगों का, वो उनका असर खत्म हो जाएगा, और एक तरह से बांग्लादेश में फिर से जो एक सरकार होनी चाहिए वो बन जाएगी। वो सरकार आर्मी की नहीं होगी, वो सरकार सिविलियन ही होगी। जी ठीक है। शोएब भाई, आपसे एक सवाल, खालिदा जिया को लेकर चर्चा क्या है बांग्लादेश में? क्योंकि दिखाया तो ये गया है कि वो एयर एम्बुलेंस से गई, इलाज कराने वहाँ पर चली गई, लेकिन उनके अगेंस्ट एक केस भी लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, कुछ अनाथालय वाला कुछ केस उनका है। क्या उससे डर के वो चली गई, या वाकई में इलाज कराने गई है, या और कोई रीज़न है वहाँ पर उनके देश छोड़कर जाने का? देखिए रोहित भाई, बांग्लादेश की सिचुएशन अभी जो है, इसमें खालिदा जिया को लगा है, हमारे को लगता है कि जो अवामी लीग को ऐसे कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं यूनुस, इस हालत में उनको बांग्लादेश में रह के ये यूनुस को या इसके जो सो कॉल सरकार है इसको सपोर्ट देना या साइलेंट सपोर्ट देना ठीक नहीं रहेगा। इसके लिए स्ट्रेटेजिकली खालिदा जिया ने रिट्रीट कर लिया। हम लोग मिलिट्री में एक अवार्ड है, मिलिट्री लोग कहते हैं स्ट्रेटेजिक रिट्रीट।
और बांग्लादेश में जो सम्मानित राष्ट्रदूत गोयल साहब ने कहा कि बांग्लादेश के लोग हम आदत से बंगाली है, बंगाली की जो कल्चर, रिलीजन, एवरीथिंग, ये वो सनातन की एकदम मिलता जुलता है। हम आदत से पाकिस्तानी की तरह है नहीं। और बांग्लादेश में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बांग्लादेश में इस्लामिस्ट वोट बैंक जो है जमाती को मिला के ओनली 11%, 89% of the population are Bengalis by nature, and they hate Pakistan. क्योंकि पाकिस्तान ने हमको हमारे 30 लाख लोग को मार दी, 71 ने 3-4 लाख माँ बहनों को रेप की। सो पाकिस्तान विल रिमेन द ओनली एनिमी ऑफ बांग्लादेश। और इस हालत में खालिदा जिया तो चले गए, मैं कहता हूँ कि इसको स्ट्रेटेजिक रिट्रीट, क्योंकि उनको भी महसूस हो गया होगा कि अवामी लीग यहाँ ढाका वो रहेंगे तो इनको भी यूनुस के साथ साथ ये अवामी लीग के और भारत के साथ शत्रु माना जाएगा। खालिदा जिया डज नॉट वांट टू बिकम एन एनिमी। और जब वो लंदन गए उसी वक्त खालिदा जिया की पार्टी की सेक्रेटरी जनरल ने एक स्टेटमेंट दे दी यूनुस के खिलाफ कि ये इलेक्शन नहीं दे रहा है, बहाना बना रहा है। तो खालिदा जिया एक सेफ पोजीशन में चले गए और कल परसों से बीएनपी प्रेशर डालेगा यूनुस के ऊपर। मगर पॉलिटिक्स या चुनाव, ये सब चीज मैं अभी बात नहीं करना चाहता, इसके लिए कि मैं ग्राउंड में बैठा हूँ। अभी जो है यूनुस की, मैंने जो कहा, आइदर वो उसकी सरकार करने के लिए डेड है, नहीं तो ये टाइटैनिक, डूबता हुआ टाइटैनिक है। और आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको रोहित भाई और सारे आपके सम्मानित दर्शकों को, कि अगर आप मुझे बुलाएंगे 15 दिन बाद इसी चैनल पे, हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई यूनुस तो चले गए। ये स्टेसी एंड जैकबसन इज कमिंग टू रेस्क्यू यूनुस। भारत के साथ ये पक्की बात रही शोएब भाई, ये पक्की बात रही। हम बैठेंगे उस दिन और फिर से इस पर हम चर्चा करेंगे। आप जैसा कि बता रहे हैं कि 20 तारीख आखिरी डेट है, 20 तारीख के बाद मोहम्मद यूनुस भाग जाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक सवाल सुरेश सर, मैं आपसे एक आखिर सवाल करना चाह रहा हूँ। क्या बांग्लादेश में जो चुनाव की प्रोसेस है उसको जानबूझकर देर किया जा रहा है? क्योंकि इनिशियली यही कहा गया था 3 महीने में करा देंगे चुनाव, अब इस साल के एंड की बात कर रहे हैं, कह रहे इस साल के एंड में नहीं हुआ तो अगले साल छमाही में देख लेंगे। वो जाहिर सी बात है कि यूनुस साहब जो काम कर रहे हैं या अनाउंस कर रहे हैं, वो जो अंडर प्रेशर जमात इस्लामी और जो दूसरे हार्डलाइनर एलिमेंट है उनके प्रेशर में आकर के बार बार ये पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये ज्यादा चलेगा नहीं। ये जैसे जैसे टाइम नजदीक आएगा, आप चौधरी साहब ने हवाला दिया ट्रम्प के जब वोट लेंगे वहां पर, ये तो ट्रम्प ले जो भी करेंगे, लेकिन बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स है, अगर मैं थोड़ा समझता हूँ उसको, जैसे जैसे टाइम निकलेगा तो वहां पर जो हार्डलाइनर एलिमेंट है वो मार्जिनलाइज हो जाएगा, वो एक तरह से हाशिए पर आ जाएगा। और उसके बाद में यूनुस साहब के पास में जो ऑप्शन है वो क्या बचेंगी। मैं नहीं समझता हूँ कि ज्यादा पोस्टपोन कर पाएंगे। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब यूनुस साहब सीईओ बने थे, मेरे मन में उनके लिए काफी इज्जत थी, क्योंकि माइक्रो क्रेडिट का जो सिस्टम उन्होंने शुरू किया था बांग्लादेश में एज ए डेवलपिंग कंट्री, तो मैं समझता हूँ कि काफी जरूरी था। लेकिन जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ और बातें मैं देख रहा हूँ, उनका जो रवैया है, तो मैं समझता हूँ कि वो भी एक जो टूल बन गए हैं, एक पॉलिटिकल टूल बन गए हैं, वो बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं है। तो मेरे मन में उनकी जो थोड़ी इज्जत थी, खत्म तो नहीं हुई है पूरी, अभी काफी कम हो गई है। और ये लोग, मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश के लोग भी ज्यादा देर तक इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश गोयल जी और शोएब चौधरी जी साथ में जोड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है, यानी कि चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। पलड़ा किसका भारी है, इंडिया न्यूज की चौपाल में जानिए दिल्ली के दिल की बात। दिल्ली विधानसभा चुनाव में तमाम तरह के आरोप